नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्नो 10M के चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने कल देखा कि ये एंटिटी रिलेशन डायग्राम क्या होता है और सारे एंटिटी रिलेशन डायग्राम को मैंने समझाया कि हम उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं, की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं ये जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन क्या होता है हमारे ये एसक्यूएल सर्वर या कहे तो डेटाबेस सर्वर में। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरलाइजेशन से। ये जनरलाइजेशन क्या होता है। सो जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन इन ER model are used for data abstraction in which an abstraction mechanism is used to hide details of a set of objects. Some of the terms were added to the enhanced ER model where some new topics were added. तो देखिए, सबसे पहले मैं पूछता हूँ ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स होता है कि अगर आपको जो सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वही सब आप देखेंगे, और जो चीज़ अननेसेसरी अननेसेसरी जो चीज़ आप नहीं दिखाना चाहते या कहे तो जो चीज़ क्रेडेंशियल पार्ट है आपका, वो चीज़ आप हाइड करना चाहते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ को ही दिखाना, बाकी जो आपके लिए क्रेडेंशियल है या जो अननेसेसरी चीज़ है, जो व्यूअर्स को नहीं दिखाना चाहते, उसको हाइड करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मैं आपको सबका एग्जांपल धीरे-धीरे बताऊँगा। तो सिर्फ ये मेन पार्ट याद रखिएगा। डेटा मेन जो जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन का होता है, वो मेन होता है कि हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए। अब चलिए हम लोग ने समझ लिया कि डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, ER डायग्राम क्या होता है। अब जानते हैं कि हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। तो इसके लिए हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। व्हाट इज जनरलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, the concept of generalization is associated with a special type of entities known as superclass and subclasses. The process of attribute inheritance. Database managers begin this section by defining what superclass and subclass are by examining superclass and subclasses. देखिए यहाँ जो जो ये जनरलाइजेशन होता है, द ER मॉडल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ आर्टिकुलेटिंग डेटाबेस एंटिटीज इन अ कॉन्सेप्चुअल हायरार्किकल मैनर। मतलब जो ये जनरलाइजेशन होता है वो हायरार्किकल मैनर पे होता है। हायरार्किकल मतलब क्या हुआ? हायरार्किकल होता है कि आप जैसे ऊपर से आए, नीचे से आपको उतने डिटेल्स और धीरे धीरे बढ़ते गए। जैसे आप ऊपर गए, ऊपर से फिर आप जैसे नीचे नीचे आइएगा, फिर नीचे आइएगा, वैसे आपका डिटेल्स उसके बारे में बढ़ते जाएंगे। तो इसको देखिए, as the hierarchy goes up, it generalizes the views of the entities. As you go deep in the hierarchy, it will provide detail of every entity included. आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा, वैसे वैसे आपके जितने भी एंटिटीज वगैरह है उसके सारे डिटेल व्यू में आपको देखने मिलेगा। गोइंग अप दिस स्ट्रक्चर इट कॉल्ड जनरलाइजेशन। आप नीचे से ऊपर जाते हैं, उसी को हम लोग जनरलाइजेशन कहते हैं। तो जनरलाइजेशन का एक और नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बॉटम अप अप्रोच। ये बॉटम अप अप्रोच, इसे हम एक और नाम भी बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाता हूँ कि जनरलाइजेशन क्या होता है और इसका यूज हम किस तरह कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सबसे बेसिक एग्जांपल है ये फिश। हायरार्किकल ऑर्डर में ये तो कॉमन है, फिशेस बहुत तरह के होते हैं। अब फिश के अंदर हम वेराइटी खोजेंगे, हमको चाहिए शार्क, व्हेल, डॉल्फिन। देखिए ये हो गए इसके वैरायटी। अब हम चाहेंगे नहीं, शार्क के भी और वैरायटी होते हैं,
तो अब मान लीजिए शार्क और वैरायटी होते हैं, तो यहाँ एक और कॉलम बनेगा, शार्क एक वैरायटी, दो वैरायटी, तीन वैरायटी, व्हेल के एक वैरायटी, दो वैरायटी, तीन वैरायटी, डॉल्फिन के एक वैरायटी, दो वैरायटी, तीन वैरायटी। अब उस वैरायटी में भी आप खोजिएगा कि नहीं उसके अंदर भी कुछ और क्लासिफाइड चाहिए, तो इसके एक, दो, तीन, उसी तरह और बढ़ते जाएंगे। तो जनरलाइजेशन का होता है कि इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम से अप अप्रोच। ये मान लीजिए ये मेरा बॉटम हो गया, सपोज दैट, आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ये बॉटम और ये हो गया अप। जैसे आप बॉटम अप अप्रोच नीचे से ऊपर आइएगा तो आपको जनरलाइज व्यू देगा। जनरलाइज व्यू देगा मीन्स कि सिर्फ आपको उसके जनरल फॉर्म में बताएगा। तो ये नीचे से आप जैसे जैसे ऊपर आते जाइएगा तो ये आपको जनरलाइजेशन व्यू देगा। तो बेसिकली इसका काम होता है कि जो डिटेल्स आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं वही डिटेल्स आपको सिर्फ दिखेगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपने अपने कॉलेज का वेबसाइट खोला, ठीक है। अब कॉलेज का वेबसाइट खोला, अब मान लीजिए मुझको बहुत सारा कॉलम है, जैसे प्रिंसिपल डिटेल्स, प्रिंसिपल्स मैसेज, फैकल्टी डिटेल्स, फैकल्टी मैसेज, या नॉन स्टाफ्स वगैरह, बहुत सारे डिटेल्स दिखेंगे आपको। तो सपोज दैट आपको मान लीजिए आप टीचर्स पे क्लिक किए, ठीक है। टीचर्स, आप मान लीजिए टीचर्स पे क्लिक किए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है टीचर्स पे क्लिक किए तो डैट मीन्स उनका फ़ोन नंबर वगैरह दिखने लगेगा, उनका पर्सनल डिटेल्स वगैरह दिखने लगेगा, वैसा नहीं ना। आप टीचर्स पे क्लिक किया तो आपको बस ये टीचर्स दिखेगा। उसके अंदर आप क्लिक कीजिएगा तो टीचर्स का डिटेल्स दिखेगा, कौन कौन टीचर्स क्या है, क्या पढ़ाते हैं, उनका फैकल्टी नाम। तो जैसे जैसे आप अंदर जाते जाइएगा तो उसका डिटेल्स दिखेगा। ये आपका बस एक डिटेल्स दिखेगा। ये नहीं कि आप चाहेंगे कि उसका ये एक्सेस करना है कि उसका पर्सनल डिटेल्स क्या है। तो ये जो एक्सेस है, परमिशन है, वो आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ टीचर के पास ही रहेगा कि उसको क्या एक्सेस करना है। तो जनरलाइजेशन का व्यू यही होता है कि सिर्फ आपको जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना दिखाना, बाकी जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपको नहीं दिखाना। तो इसको बॉटम अप अप्रोच इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा, अप से डाउन, अप से डाउन आइएगा, वैसे वैसे आपका डिटेल्स बढ़ते जाएगा, आपको जो चीज़ आप देखना चाहते हैं। तो जनरलाइजेशन व्यू को हम लोग बॉटम अप अप्रोच इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ मान लीजिए मेरा बॉटम का है, इसका दो क्लासिफिकेशंस हुआ, इसका एक हुआ, फिर ये सब सब इससे क्लासिफाइड हुए हैं। मीन्स ये मेरा बॉटम, ये मेरा अप। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़े ना बॉटम अप अप्रोच में, तो हमारा ये जो डिटेल्स व्यू था ना वो जनरलाइज, वो आपको कम दिखते जाएगा, कम दिखते जाएगा, कम दिखते जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, कि जो हमारे डिटेल्स व्यू है धीरे धीरे जनरलाइज व्यू में दिखे, तो इसीलिए हम इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। और इसका बहुत ही ज़रूरी काम होता है हमारे डीबीएमएस डेटाबेस को मैनेज करने में, ताकि हम अननेसेसरी या क्रेडेंशियल पार्ट्स को हाइड करके सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ हम सिर्फ वही चीज़ दिखा सकें। अब देखिए इसमें दो तरह के हम लोग मैंने क्लासिफाई किया है, एक सुपर क्लास एंड सब क्लास। देखिए, super class an entity type that includes one or more dissimilar subgroupings of its occurrences that are occurred to be represented in a data model। तो ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा ये फिश है, इसका शार्क, वेल एंड डॉल्फिन, तो ये इसको हम सुपर क्लास कहेंगे। और ये जो मेरा हो जाएगा सब क्लास। सब क्लास क्या हुआ, आर डिस्टिंक्ट सब ग्रुपिंग ऑफ एक्यूरेंसेस ऑफ एन एंटिटी टाइप दैट रिक्वायर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन अ डेटा मॉडल। मतलब ये डिस्टिंक्ट सब ग्रुपिंग, तो ये दोनों को कंपैरिजन में ये मेरा हो जाएगा सुपर क्लास और ये हो जाएगा मेरा सब क्लास। और अगर मान लीजिए इसके अंदर और दो क्लासिफाइड हुए,
तो अगर मान लीजिए ये हमारे एक और यहाँ पे पड़े, ये बने, ये यहाँ पे इसका कोई एक और वैरायटी बने, एक और वैरायटी बने, तो इसके मुकाबले ये मेरा हो जाएगा सब क्लास और ये हो जाएगा मेरा सुपर क्लास, इस दोनों का कंपैरिजन में। बेसिकली सुपर क्लास बोलते हैं जो वन और मोर डिसिमिलर सब ग्रुपिंग्स को कंबाइन करता हो, ये मेरा सुपर क्लास, और ये जो डिस्टिंक्ट सब ग्रुपिंग्स है उसे हम सब क्लास कहते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ फोटो के थ्रू। देखिए, सपोज दैट ये मेरा एक एम्प्लॉय एंटिटी है, ये सारे उनके एट्रीब्यूट्स की सैलरी एंड ईमेल, और ये देखिए कैसा रिलेशन है, इज अ टेस्टर या डेवलपर। फिर ये इसके एट्रीब्यूट टेस्टर टाइप कैसा है। तो देखिए यहाँ पे जनरलाइजेशन का यूज़ हुआ। जनरलाइजेशन को हम लोग स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, एक और बोलते हैं। तो बेसिकली जनरलाइजेशन को हम लोग क्या क्या सीखे, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड बॉटम अप अप्रोच। तो ये दोनों नाम से आप याद रखिएगा कि जनरलाइजेशन को हम लोग ये भी बोलते हैं। देखिए देखिए ये एम्प्लॉय है, तो जैसे मेरे ये एम्प्लॉय एंटिटी है, ये टेस्टर और डेवलपर। देखिए ये एम्प्लॉय मेरा हो गया सुपर क्लास, हो गया सब क्लास, ये डिस्टिंक्ट है। तो आप जैसे जैसे और अंदर जाइएगा तो टेस्टर्स के भी और वैरायटी नजर आएंगे कि टेस्टर किस टाइप के है, क्या टेस्टर काम करता है। डेवलपर भी और टाइप के, कौन सा डेवलपर है, या फिर उसमें भी और स्पेशलाइज। तो ये होगा जनरलाइज भी। जैसे हम बॉटम से ऊपर जा रहे हैं, बॉटम से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो देखिएगा हम लोग जनरलाइज व्यू करते जाएंगे। और जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिएगा हमारे सारे डिटेल्स भी उसके नजर आएंगे कि क्या है क्या है क्या है। तो बेसिकली इसका यूज होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए, कि जो चीज़ हम यूज़र को जितना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ हम वही दिखाएं और बाकी सब अननेसेसरी चीज़ हम हाइड कर सकें। तो इसीलिए हम इसका जनरलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है। और हाँ, एक ये भी याद रखिएगा आप लोग कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपर क्लास एंड सब क्लास इज वन टू वन। इन जिस टर्म है सुपर क्लास सब क्लास रिलेशन, वन टू वन इसका जो रिलेशनशिप होता है ये वन टू वन होता है, ये वन टू वन होता है। अब आइए समझते हैं एग्रीगेशन क्या होता है। देखिए बेसिकली relationship represents a connection between two entities that are conceptually at the same level. Sometimes you may want to model has a or is a part of relationship in which one entity represents larger entity, the whole that consists smaller entities. This special kind of relationship is termed as aggregation. इसको हम लोग एग्रीगेशन कहते हैं। अगर हम इसे एक आसान भाषा में कहें तो हम इसे कहेंगे कि aggregation refers to the process by which entities are combined to form a single meaningful entity. Means इसमें होता है कि अगर दो entities है, अगर कोई दो entities है, वो सबको combine करके एक बिगर एंटिटी बनाते हैं ताकि उसे मीनिंगफुल बना सके। मान लीजिए ये मेरे दो एंटिटीज है, इसको कंबाइन करके हमने ये बिगर एंटिटी बनाया, टीचर्स। देखिए this special kind of relationship is termed as an aggregation कहेंगे। Aggregation does not change the meaning of navigation and routing across the relationship between the whole and part। ये इसका एक मीनिंग चेंज नहीं करता, वो बस उसको कंबाइन करके एक नया मीनिंग देता है। वो नेविगेशन या उसका रूटिंग चेंज नहीं करता, मतलब वही होता है, बस उसको एक बिगर टर्म देता है आपको। देखिए जैसे टीचर एंटिटीज फॉलो सिलेबस act as a single entity relationship। तो एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस where the relation between two entities is treated as a single entity। देखिए अब जैसे मानिए ये फैकल्टी है, ठीक है, और ये नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये दोनों का अगर हम क्या कहेंगे, अगर आप एक टर्म में आप इसे कहना चाहेंगे तो क्या कहिएगा? ये सारे टीचर्स है, ये नॉन स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और ये फैकल्टी है।
तो ये दोनों टीचर्स हो सकते हैं ना। तो इसको हम लोग सिंगल टर्म पे डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग एग्रीगेशन कहते हैं। और देखिए टीचर्स फॉलो सिलेबस, ये दोनों सेम लेवल के, क्योंकि ये टीचर्स फॉलो सिलेबस, उसी के अनुसार ये आगे चलते हैं। तो बेसिकली एग्रीगेशन का काम होता है कि दो छोटे एंटिटी को एक मीनिंगफुल देना, एक मीनिंग देना, ताकि दोनों को आसानी से पहचाना जा सके। और जैसे कि मानिए इसका काम इसलिए भी होता है एग्रीगेशन का, बिकॉज द स्पेसिफिक एंटिटीज आर कॉम्बाइंड बिकॉज दे डू नॉट इस्टेब्लिश अ सिंगल एंटिटी, क्योंकि वो एक सिंगल एंटिटी में वो अपना डिटेल्स खुद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने मान लिया फैकल्टी, या मैंने मान लिया नॉन टीचिंग स्टाफ, तो ये तो सिर्फ एक होगा ना। अब मान लीजिए फैकल्टी, तो अब मान लीजिए आप दोनों को एक तरह से कहना चाहिएगा तो क्या कहिएगा, कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए ये हम लोग साथ में टीचर्स बोल देते हैं, इसको एक में बोल देते हैं। तो इसका मतलब ही होता है एक ये सिंगल एंटिटी बनाता है। एन एग्रीगेशन क्रिएट्स अ रिलेशनशिप दैट कॉम्बाइंस दिस एंटिटी, वो इस रिलेशनशिप को बनाता है। तो एग्रीगेशन का काम होता है दो एंटिटीज को, दो या दो से अधिक एंटिटी भी ले सकता है, उसको सिंगल एंटिटी बनाता है। मेन डिफरेंस वो होता है कि बॉटम अप अप्रोच होता है, हम जैसे ये नीचे से ऊपर आएंगे वैसे वैसे हमारा जनरलाइज व्यू बढ़ते जाएगा, उससे हम और जनरल वे में बढ़ते जाएगा। तो देखिए ये दोनों का ही काम होता है कि डेटा एब्स्ट्रक्शन में काम होता है। इसको हम डेटा एब्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ताकि जो अननेसेसरी पार्ट है, जो चीज़ मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, वो उसको हाइड करके बस आप जो दिखाना चाहते हैं आप वही यूज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसका इंतजार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा लाइक कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी टॉपिक्स को और आगे बढ़ाने में।